अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रीच हाशमी और आप देख रहे हैं ANC डिजिटल। प्रोग्राम का नाम है बेबाक, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा अपने बेबाक तबसरों और तज्ज़ियों के साथ। डॉक्टर साहब, खान साहब का इलेक्शन करवाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है, क्या इंतखाबात हुकूमती इत्तेहादी करेंगे? खान साहब ने मुतालबा किससे किया था जो मुस्तरद कर दिया? तो जाहिर है वो तो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा दो। वो ये मुतालबा किए चले जा रहे हैं, ये लोगों को समझाए बगैर या लोगों के से ये बात समझे बगैर कि हमेशा इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करता होता है। इसका फैसला ना हुकूमत ने करना होता है और ना किसी और ने करना होता है। हुकूमत अपनी तजवीज़ देती है और उसके बाद जो है ना इलेक्शन कमीशन फैसला करता है। या इलेक्शन कमीशन का अपना एक शेड्यूल, जिसे स्केड्यूल भी कहते हैं, शेड्यूल होता है जिसके तहत वो इलेक्शन करवाती है। अब सूरत हाल ये है कि ये अदम एतमाद के तहरीक अदम एतमाद के बाद जो हुकूमत आई है तो इसके पास तो एक मखसूस वक्त है, वो तभी इलेक्शन करवाएंगे अक्टूबर 2023 में। और फिर ऊपर से सैलाब आ गया, ऊपर से जो इकॉनमी इनके पास आई। हमेशा सभी ये कहते हैं इकॉनमी बुरी है, लेकिन इस दफ़ा बहुत बुरी है, क्योंकि हम अपने पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि पिछले साल जो कर्ज क्या थे और इस 2018 में क्या थे और 2022 में क्या कर्ज हैं। बैरूनी कर्जा 60 से 100 अरब हो गया और अंदरूनी कर्जा जो है वो 11 खरब से 22 खरब हो गया। तो IMF से भी बात करनी थी, वो भी बात चल रही है। और IMF जब देगा कुछ पैसे, तब वो जो सैलाब ज़दगान है वो तो सारे उस पर लगेंगे और सैलाब ज़दगान को के मसाइल भी तो हल करने होंगे ना। अब हम अभी से इलेक्शन करवा दें, वो पैसे जो आए हैं उन पे इलेक्शन पे खर्च कर दें। पहले आप 6 इलेक्शन करवा आइए, आपने एक की जगह से 6 सीटें आपने उस पर खड़े 8 पे खड़े हो गए, 11 वो हो गया, तो ये किस तरह होगा भाई? मुस्तरद ही करना था ना, क्योंकि वो तो अपने वक्त पे करवाएंगी। और हो सकता है कि सैलाब की बहाली के लिए वो इलेक्शन 2024 में करवाएं। अच्छा, इसी के साथ PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि उन्हें असेंबली जाने का हुक्म दिया जाए। हाँ, ये ऐसे ही है जैसे तो आप मुझे कहें कि डॉक्टर साहब आप इसमें जाएं, स्टूडियो में जाएं। भाई स्टूडियो में मुझे जाना है, मैंने यहाँ पे आपके साथ ये प्रोग्राम करना है, ये तो तयशुदा है। आप असेंबली के अरकान हैं, आपको कोई वहाँ पकड़ नहीं रहा, आपको कोई वहाँ रोक नहीं रहा, आप वहाँ आराम से जा सकते हैं, बैठें, जाके बैठें। आप ये अपनी अब शर्मिंदगी दूर करने के लिए फिर अदालत के सर पे डाल रहे हैं कि अदालत हमें कहे कि चले जाओ। तो अदालत आपको नहीं कहेगी। मैं तो खैर जज नहीं हूँ, ना मैं वकील हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अदालत ही कहती भाई ये मसले कोई आप खुद हल कर सकते हैं, जाएं और बैठें असेंबली में। या इसको फैसले की सूरत में या मुकदमे की सूरत में क्यों ले आए, पटिशन की सूरत में क्यों ले आए आप? क्या असेंबली में PTI की मौजूदगी हुकूमत के खिलाफ एक और तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? आप इस हुकूमत को हटा दें तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, तो आईनी हक है आपका, आप कर सकते हैं। और आप फिर अगर आप तहरीक आपकी कामयाब हो जाती है तो आप फिर से वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा इसलिए नहीं कि पहले भी इन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद की थी वो भी 3-4 वोटों से कामयाब हुई थी, और ये भी करेंगे तो वो भी 3-4 वोटों से कामयाब होगी। जिस तरह ये डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं अभी ये मुतालबे करके, या ये जिस तरह अंदर जाकर कोशिश करेंगे तो वो भी इसी तरह नाकाम होगी जिस तरह ये हुकूमत आई है। और हुकूमत आते ही मसाइल में फंस गई। अब उन्हें क्या ज़रूरत है PTI को आके अपने सर ये सारा बोझ लें, IMF वाला और सारा बहाली सैलाब ज़दगान वाला, वो नहीं लेंगे मेरा ख्याल है। अच्छा डॉक्टर साहब, नैब ने बड़े दावे किए थे कि उन्होंने रिकवरी कर ली है 8 खरब रुपए की, मगर उन हकाइक क्या हैं, क्योंकि वो साबित तो कुछ नहीं कर सके। देखिए जी, हकायक तो अगर उन्होंने दावा किया है तो हकायक तो तभी सामने आएंगे जब आपके ख़जाने में वो पैसा जमा हो जाएगा। अगर आपके ख़जाने में वो पैसा नहीं जमा हुआ तो जो जितना जमा हुआ वही हकीकत है। तो इसमें हकायक मालूम करना, मैं क्या मालूम करूँगी, आप क्या मालूम करेंगे, कोई और क्या मालूम करेगा? तो हकायक वही हैं जो आपके ख़जाने में जितना पैसा जमा हो जाएगा वो हकीकत होगा, जो नहीं जमा होगा आपका दावा होगा, झूठ होगा। कौमी असम्बली के अरकान ने निश्तर हॉस्पिटल से बरामद लाशों के DNA टेस्ट का मुतालबा कर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? भाई बात ये है, मैं निश्तर में पढ़ा हूँ तो मुझे वहाँ के हालात मालूम है। ये लाशों वाला कोई अजीब व गरीब सिलसिला निकल आया है। लाशें इसी तरह ही रखी जाती हैं और वहाँ कोई 500 लाशें थी। 500 लाशें तो पूरे निश्तर के डिसेक्शन हॉल में भी नहीं आ सकती, कहीं भी नहीं आ सकती। वो जो बताया गया, जो वहाँ गए थे उन्होंने देखा 4 लाशें। वैसे मैंने जो सुना है वो 3 थी, 2 डिसेक्टेड थी, 1 पुट्रिफाइड थी।
اب یہ جس خاتون نے یا کسی خاتون نے کہا ہے میرا خیال ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے، تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ کس کا کریں گے؟ پہلے تو وہ لاوارث لاشیں تھیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے. جب تک آپ کے وارث کا ڈی این اے آپ کے پاس نہ ہو تو آپ دوسرے ڈی این اے آپ کیسے چیک کروائیں گے؟ یہ اہم خانہ مطالبہ ہے کہ کیا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں کہ یہ کون ہے. تو کون کے لیے پہلے آپ کو وراثت تو ہونی چاہیے، کوئی کہاں کے ہیں لوگ، کہاں کے لوگ تھے یہ. تو ایسا ہی مطالبہ میرا خیال ہے اس کو ایسا مطالبہ کرنا ہی نہیں چاہیے. اس پہ میری رائے کیا ہے کہ یہ اہم خانہ ہے، یہ غیر سائنسی ہے، جس کو معلوم ہی نہیں کہ سائنس کیا چیز ہوتی ہے، ڈی این اے کیا ہوتا ہے. اب ڈی این اے ٹیسٹ لیا، اگر وہ محترمہ ان سے پوچھو ڈی این اے کیا ہے تو وہ بتا بھی نہیں سکیں گے. ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، ذرا اس کا مجھے ترجمہ ہی کر کے دیں پہلے. ایسے ہاں فضول بات نہیں کرتے ہیں، مجھے حسن نثار کی طرف بولنا پڑے گا. روس یوکرین جنگ میں معاشی بحران سے خطے میں کیا 40 لاکھ بچے بھوک کا شکار ہو گئے ہیں؟ خطے میں تو نہیں ہے، چونکہ خطے میں تو اگر آپ بات کر رہی ہیں روس یوکرین خطے کا تو وہاں تو ان کے پاس گندم ہے، ان کے پاس تو کوئی بھوک کا شکار نہیں ہوں گے. ہاں البتہ چونکہ گندم اور دوسری اجناس دوسرے ملکوں میں نہیں جا رہی، لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ خطرہ ٹل گیا ہے. ویسے ہی دنیا میں جو آفات آئی اس کی وجہ سے شاید ہو. جہاں تک روس یوکرین مناقشے کا تعلق ہے تو وہ معاہدے ہو گئے ہیں، اور جو ترکی نے بیچ میں پڑ کے معاہدہ کروا دیا ہے، اور یوکرین سے میرا خیال ہے لاکھوں ٹن گندم نکل چکی ہے. ہاں البتہ روس کی گندم چونکہ نکلنے نہیں دی جا رہی، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سے بات چیت چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کے لوگ آئے ہوئے تھے روس میں. وہ معاملہ طے ہو جائے گا، اللہ نہ کرے کہ بھوک کا شکار ہو، لیکن اس کا تعلق روس سے یوکرین جنگ سے اب نہیں بنے گا کیونکہ یہ معاہدے ہو چکے ہیں. ہاں البتہ اگر یہ باقاعدہ جنگ ہو جاتی بہت طویل اور ایک دوسرے کی گندم جو ہے وہ باہر نہ جانے دیتی جاتی پھر یہ ممکن ہو سکتا تھا، لیکن اب نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.